बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। इंसान जब किसी से डरता है तो उससे उतना ही दूर हो जाता है, लेकिन जब अल्लाह ताला से डरता है तो फिर उसके उतना ही करीब हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा अमरीका पर आज बात होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाया अमल तैयार करना होगा, जबकि अनवारुल हक काकड़ साहब की ईरान के सदर से भी मुलाकात हुई है। सदर तुर्किया ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में उठा दिया। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज़ियाकार खालिद कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा अमरीका को किस तरीके से आप देख रहे हैं? कल ईरानी सदर से भी उनकी मुलाकात हुई है, इब्राहिम साहब उन ईरानी सदर हैं, और इसी तरीके से जो उनकी ये स्टेटमेंट है कि कर्ज में फंसे हुए ममालिक के लिए कोई लायामल बनाना होगा। हाँ, देखें, एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो दौरा होता है, एक तो बराह रास्त आप एक बैनुल-अक़वामी फोरम पे जाके अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं जी। उसमें ज़्यादा मौसर जो आपकी परफॉर्मेंस है ना किसी भी वज़ीर आज़म की या किसी हेड ऑफ स्टेट की, वो तब होती है कि जब वो प्रॉपर ब्रीफिंग लेके जाएं। मेरे इल्म के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ जो हैं यहाँ से वजारत ख़ारजा से माजी के एक हमारे ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो खुद एतमादी से भरपूर थे और वो ब्रीफिंग तक नहीं लेते थे। हालांकि दुनिया के जितने भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे वज़ीर आज़म हो या सदर मुमलिकत हो किसी भी मुल्क का, वो इस तरह पढ़ के जाता है जैसे पहली जमात का बच्चा होता है, या इस तरह पढ़ाया जाता है। मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए मियां साहब, उसको मालूम होना चाहिए इंटरनेशनल फोरम है। जो करियर डिप्लोमेट होते हैं ना, सफारतकार, जी सर, वो उनको बताते हैं वज़ीर आज़म को कि जनाब अमेरिका में ये हिस्सासियत है, चीन की ये हिस्सासियत है, खित्ते में ये हिस्सासियत पाई जाती है। पाकिस्तान के बारे में आजकल अमूमी तासुर ये है, ये परसेप्शन है और ये क्रिएट इमेज ये हमने बनाना है। हमने इस तरह बात करनी है, इमेज इस तरह बिल्ड होगा। सही। ये जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ चल रहा है इसको इस तरह काउंटर करना है। और इसमें देखिए एक पैकेज बड़ा जबरदस्त है। उनके साथ जलील अब्बास जिलानी, मैंने उनके साथ वज़ीर आज़म जब यूसुफ रज़ा गिलानी थे, मैं चीन का दौरा किया और मुझे इंटरेक्शन का टाइम मिला। फिर मैं अमेरिका गया उस दौर के वज़ीर आज़म के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली। वो जलील अब्बास जिलानी उस वक्त सफ़ीर थे हमारे अमेरिका में। और पैकेज में क्या कह रहा हूँ कि आजकल जो सफीर है आपके अमेरिका में, मसूद खान साहब, जी जी, वो इतने काबिल इंसान है कि जब वो चीन में चूंकि 5 मरतबा में 1 मरतबा गए तो उन्होंने हमें खाने पे बुलाया। और हमारे सफीर थे चाइना में, बीजिंग में, उन्होंने अपने रेजिडेंस पे एम्बेसडर की खाना किया। हम 5 लोग थे, पाकिस्तान से गए और उसमें उनके साथ कोई बड़ी खुल के बातें हुई। इतना ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी दुनिया के मामलात में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, और कहाँ कहाँ पाकिस्तान के क्या वीक पॉइंट्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। फिर मैंने उनको, चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा, पहले तो मैं वज़ीर आज़म के साथ गया उस वक्त के, नेक्स्ट ईयर मैं खुद गया अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की कवरेज के लिए जी। तो उन दिनों मलिहा लोधी थी वैसे हमारी, तो वो मेरी उनसे मुलाकात भी तय थी, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने बुला लिया इस्लामाबाद। तो फिर उनके जो नंबर 2 नंबर 3 थे उन्होंने मुझे सारी कोई ब्रीफिंग भी दी सारी। तो मुझे वहाँ एक बड़ा एक खुशी हुई देख के कि मसूद खान उन दिनों, हालांकि वो सदर आज़ाद कश्मीर थे, वो वहाँ से चल के आए और आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा भरपूर कश्मीर कॉज के ऊपर कॉन्फ्रेंसेस की। और जबकि मैंने देखा कि बहुत से सफारतकार, बहुत से बैरूनी सफारतकार और बहुत से बैरूनी प्रेस के लोग, उनको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान का कश्मीर का तनाज़ा सही मानों में है क्या। सही। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताएंगे तो जमीन के टुकड़े का झगड़ा। फिर मैंने कहा नो, ये एक पूरा असूली मौक़िफ़ है उनका। एक कश्मीर एक पूरी कॉज है, कश्मीरी लोग एक फ्रीडम, जायज फ्रीडम स्ट्रगल में हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के अलावा भी जी बहुत से उनके कवानीन और रेजोल्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल को, और जो वहाँ पे इंसानी हकूक की पामाली होती है, भारत की जानिब से जो मज़ालिम है कश्मीरियों पर ढाए जाते हैं। पैकेज बड़ा अच्छा है। वो पूरी ब्रीफिंग्स लेके गए हैं और वो बातचीत में एक तो डिलीवर करने का भी उन्हें फन आता है, बड़ा अच्छे अंदाज में बात करते हैं, जिसमें उन्होंने पॉवर्टी की भी बात की कि ये सबसे बड़ा मसला गुर्बत का खात्मा है,
फिर उन्होंने ग्लोबल जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव है उसके भी मीटिंग्स में वो वहाँ पे गए, अटेंड की। फिर उनकी इब्राहिम रईसी जो हैं इनके ईरान के सदर, उनसे जी। मुलाकात हुई। इस तरह जिस दौर में मैं भी वहाँ गया न्यूयॉर्क, तो वो बहुत पुरानी बात नहीं, 5-6 साल पुरानी बात है, तो हमारे जो वज़ीर आज़म थे उनके साथ कुवैत के प्रिंस मिलने आए और भी बहुत से लोग, और बहुत सी चीज़ें, नई जहतें खुल जाती हैं, आपके नए इनिशिएटिव बन जाते हैं, नए मुआहदे हो जाते हैं इन साइड लाइन्स पर। आपके इंटरेक्शन होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं वो सरबराहों से, और फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। गो के इसको गहना रहे हैं ये G20, ब्रिक्स और ये बहुत से ऐसे। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और इसमें हमें अपनी प्रेजेंस भी रखनी है। P5 की खास तौर पे जो बड़े 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जो सारे एटमी ताकतें हैं, चीन, रूस, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, इन पे ज़्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि इसको एक मौसर प्लेटफॉर्म बनाएं, और उसकी जो क्लॉजेज हैं, उसके जो रेजोल्यूशन हैं, करारदादें, उन पर अमल दरामद कराएं। जिस तरह आपने देखा होगा कि ये ईस्टर्न यूरोप में एक बाकायदा फोर्स भेज के उन्होंने अमल दरामद कराया था। तो ये सवाल मैंने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के बाद जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सेक्रेटरी खारजा ने की थी, मैंने उन्हें पूछा था कि जी वो तो चैप्टर 7 UN चार्टर के तहत उन्होंने फोर्स भेज दी, तो पाकिस्तान का तो जो मसला कश्मीर का है वो चैप्टर 6 में है। तो मुझे फिर उस वक्त जो हमारी एम्बेसडर थी मलिहा लोधी, वो बोल पड़ी, वो कहेंगे नहीं सैफ साहब ये दोनों ही बाइंडिंग है, ठीक है, चैप्टर 6 भी इक्वली यानी बाइंडिंग है, यानी इसका भी अमल दरामद कराने का अक़वाम मुत्तहिदा पाबंद है। लेकिन वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन भारत में हो रही है, कश्मीर में जो कश्मीर में खास तौर पे जी, कश्मीर में तो उस पर हम बात करेंगे अभी, चूंकि बात आगे बढ़ेगी तो उसमें भी मैं आपको डिटेल्स दूंगा सर। जिस तरह अभी सिख हो एक खालिस्तान तहरीक के गए हैं जी, तो मेरी अगले दिन भाई जोगा सिंह से बात हो रही थी, वो यूके में बैठे हुए थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे जिस तरह आपकी पाकिस्तान की बड़ी सख्त जेलें हैं, इस तरह की हमारी तिहाड़ जेल है, एक दो और जेलें हैं, खालिस्तान मूवमेंट के लोगों को वो लापता अफराद तो हम कहते हैं, वो कहता है लापता करके उनका पता ही कोई नहीं बिल्कुल। और हरदीप के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, मुख्तलिफ ममालिक अब कहना शुरू कर भारत पर तनकीद कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ज्यादा अच्छा किरदार अदा किया। तो देखे ना, वो ह्यूमन राइट्स के टॉर्च बीरर हैं, और बैनुल अक़वामी बरादरी को आना चाहिए इसमें। और वो बता रहे थे, बल्कि जोगा सिंह जो थे खालिस्तान तहरीक यूके बेस्ड, वो कह रहे थे कि 10-10, 12-12 साल से हमारे एक्टिविस्ट जेलों में हैं, ना ट्रायल हो रहा है, ना अदालतों में पेश किए जा रहे हैं, ना जुडिशियल रिमांड, कुछ भी नहीं। सही। तो मैंने कहा जी जुडिशरी, उन्होंने कहा जी जुडिशरी वहां पे जो रियासती दहशतगर्दी है जी, उनके साथ जुड़ी मिली है। जी जी बिल्कुल ठीक करें मियां साहब। अभी बात कर रहे थे दौरे अमेरिका के हवाले से, जो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का, उसको कैसे देख रहे हैं खालिद क़य्यूम साहब, जो उनकी ये स्टेटमेंट भी है ख़ुसूसन के जो कर्ज में फंसे हुए ममालिक हैं उनके लिए कोई लाया अमल अपनाया जाना चाहिए। देखिए, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का ये दौरा अमेरिका इंतहाई अहम है, और इसमें जो बात आप कर्ज़ों की बात कर रहे हैं, कर्ज़ों में फंसे हुए जो ममालिक हैं उनकी मदद के हवाले से जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बात की है, ये दरअसल UNO के ही ज़ेर इत्माम जो एक पायदार तरक्की के जो हदाफ हैं, SDGs जिसको हम कहते हैं, उनके हसूल के लिए एक डायलॉग में वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया है। और इसमें जो तरक्की पजीर ममालिक हैं दुनिया भर में, उनका पाकिस्तान समेत वज़ीर आज़म ने केस लड़ा है, और बड़े अच्छे अंदाज से जो है सारा जो मामला है वो उसको पेश किया है। और इस हवाले से जो तरक्की पजीर ममालिक कर्जों में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उनके साथ जो है वो तावन की बात जो है, उनको इस कर्जों की जो ये सूरत हाल है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनसे निकालने की तजवीज़ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दी है। और इस हवाले से जो SDRs हैं, उनके जो $500 अरब हैं, उनको भी इस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर जो है ज़ेर इस्तेमाल लाने की जो बात है वो भी जो है इस दौरान की गई है। और वज़ीर आज़म की तरफ से इस हवाले से भी कहा गया कि 2
जो बड़ी मसाले हैं इस हवाले से SDGs की जो पायदार तरक्की के जो गोल्स हैं, जो असूल है, उसमें एक तो जो वन बेल्ट वन रोड का जो कॉन्सेप्ट है चीन के अंदर, उसका चीन का जो इनिशिएटिव है, और दूसरा CPEC। इन दोनों इनिशिएटिव्स की जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वहाँ पर अपने खिताब में इनकी मिसालें दी हैं। और इस दौरान वज़ीर आज़म ने इस बारे में भी इज़हार ख्याल किया है कि SDGs का जो असूल है, पायदार तरक्की का जो अमल है, उसके असूल में कोविड और जो आलमी तनाज़ात हैं, ये भी एक बड़ी रुकावट जो है वो साबित हुए हैं। इसके साथ आप जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म की बड़ी ही अहम मुलाकात जो है वो ईरानी सदर जो इब्राहिम रईसी हैं उनके साथ भी हुई है। और इस मुलाकात में जो है दो तरफा जो तावन है, ख़ास तौर पर जो इक़्तिसादी तावन है, उसको बढ़ाने पर जो है इत्तेफाक हुआ है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस अज़्म का भी इजहार किया है कि जो कुछ अर्सा पहले पाक ईरान बॉर्डर पर जो मुश्तरका मंडी का जो क़याम है, उसका बॉर्डर सिस्टम के तहत उसको जो अमल में लाया गया है, उसको भी आगे जो है मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे यकीनन ना सिर्फ दोनों तरफ बॉर्डर के एरिया में जो मीशत है दोनों ममालिक में उसमें बेहतरी आएगी, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी तल्लुकात जो हैं अब वो भी बढ़ेंगे। और इस हवाले से लोग भी खुशहाल होंगे, कारोबार बढ़ेगा। इस खित्ते के अंदर खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान खास तौर पर तवानाई का जो बहरान है उसके खात्मे के लिए भी जो है वो ईरान से मदद ले सकता है। और इस वक्त भी ग्वादर के एरिया में आप जानते हैं कि जो बिजली की फरहमी है उसका भी 100 मेगावाट का जो मुआहदा है वो हो चुका है। और इसके साथ साथ दोनों ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रूस, इन ममालिक के साथ जो है एक बार्टर ट्रेड का माल के बदले माल का जो एक मुआहदा है अब वो पिछली हुकूमत के दौर में हो चुका है। और उसके तहत इसके तहत 100 से ज़ायद जो आइटम्स हैं उनकी हमारी वजारत तिजारत जो है वो SRO भी मुझे याद है 642 जिसके तहत जो है इन आइटम्स की जो बार्टर ट्रेड है उसको अलाउ किया गया है। और इस खित्ते के अंदर मैं समझता हूँ कि दो तरफा तजारत को बढ़ाने के लिए, इक़्तिसादी तावन को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पर जो है वो अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के जो सरहदी इलाका जात हैं बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर, वो अफगानिस्तान के अंदर से जो वाक़यात जो हैं हुए हैं उनसे जो है उनका खात्मा जो है वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अमन और इस खित्ते के अंदर जब अमन होगा तो रीजनल ट्रेड भी बढ़ेगी और रीजनल जो और ये दौरा जो है वो भी बढ़ेगा। खालिद कीम साहब, दौरा जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब का बड़ा कामयाब भी जा रहा है, मुख्तलिफ मसाइल की अहम तौर पर जो है वो निशानदेही भी करें। मियाँ सैफुर रहमान साहब, सदर तुर्किया ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में उठा दिया। मसला कश्मीर के हवाले से हमेशा हम बात करते हैं और भारत का जो एक मकरू और असल चेहरा है, जो भारत मज़ालिम ढाता है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म करता है, उसकी हमें पाकिस्तान हमेशा से जो है वो आवाज बुलंद करता है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। और पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत हो, किसी भी पार्टी की हो, जमहूरी हो गैर जमहूरी हो, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का ये पाकिस्तानी क्योंकि दिल कश्मीरियों के साथ ये जो सूली मौक़िफ़ है कश्मीर का, उसके ऊपर पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने कभी उससे पहलू तही नहीं की, कभी ये नहीं हुआ। उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पे हमेशा काम होता रहा। जहाँ जहाँ भी कोई बैनुल अक़वामी फोरम होते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा भी, वहाँ पे भी बात होती है। और इस पे अब मेरे इल्म के मुताबिक जो कुछ लीगल ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल, जिसके तहत फ्रीडम स्ट्रगल उसको ऑथोराइज किया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ चार्टर की शिकों के तहत, उसके ऊपर भी अब काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और इसमें हमें यह है कि अपनी आवाज़ जो है वो एक तनोमंद आवाज़ जो हमेशा एक तसलसल के साथ अपनी कहनी चाहिए। अगर हमारा के साथ एक कोई मुल्क, हमारा दोस्त मुल्क, बरादर इस्लामी मुल्क
या चीन ने भी हमारी हमेशा सपोर्ट की है कश्मीर कॉज जी। में। और आपको तो पता है कि उनके भी बहुत से मसाइल हैं भारत के साथ, जी। और बिलखसूस इसी एरिए में जी। लद्दाख का जो इलाका है, बिल्कुल जिसको उन्होंने बिल्कुल बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उनके अपने आइन की भी वो, भारत के तमाम हमसाया ममालिक हाँ जी, और लद्दाख में भी आपको पता है कि लद्दाख में बाकायदा लड़ाइयाँ हुई जी। हैं चीन और भारत की। बाकी वो जो आप अभी मेरे भाई बात कर रहे थे ना तजारत की, वो एक बड़ा अहम पहलू है। दुनिया में इक्तसादी जो मसाइल हैं अब इस तो वक्त वॉर भी पहली खालिद तरजीह साहब बन और गई। मियां साहब मेरा अंदाजा है अब तो जंग भी जो है हाँ, वो भी माशी मुआशी जंग है। माशी अब वो लेकिन- हथियारों वाली जंग नहीं रही, अब लेकिन सारे इसमें आप बड़े देखें ना कि अब भारत की मिसाल लें, अब भारत ब्रिक्स का भी एक हिस्सा है। ब्रिक्स में इंडिया भी है और चीन भी है, और इनके तमाम तर मुखालफतों के बावजूद वो तजारत भी 120-25 अरब डॉलर से ऊपर चली गई है। जी। तो पाकिस्तान तो पहले ही की अच्छी गुडविल रखता है। इस वक्त हम एहसानमंद हैं जो उर्दवान साहब ने हमारे लिए ये कॉज, हमारी ये जो हमारा सूली मौकफ है, इस पे बात की है, और बात भी उनकी बिल्कुल जायज़ है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के जो बाकायदा रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक इस पे बात की जाए। और क्यों अमल नहीं होता बाकी रेजोल्यूशन हाँ, पे? तो ये है, ये ये बड़ा देखिए- जुल्म है खालिद साहब। मियां साहब अगर इस ये देखिए उमर साहब के जो मसले कश्मीर है, जी जी ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जो एजेंडा है, जो एजेंडा आइटम्स हैं, उस पर भी सबसे पुराना इशू है, और सबसे पुराना तनाज़ा है। और मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती के लिए ये मसला कश्मीर का जो हल है ये बहुत बड़ा सही, एक इसका चैलेंज ताल्लुक- है। और इसमें आलमी बरादरी जो है उसको अक़वाम मुत्तहिदा को फाल और सलामती कौंसिल को फाल बनाने के अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मियां साहब जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये तो पुराना एक इशू चल रहा है और दीगर करारदादों पे तो अमल दरामद करवा लिया जाता है, लेकिन जब तक इस पर मुकम्मल अमल नहीं होगा, अमन अमान का क़याम दो मुल्कों के दरमियान, ख़ुसूसन क्योंकि भारत तो एक अपनी हट दरमी पर आया हुआ है, वहाँ के आवाज़ भी दबा रहा है, कश्मीरियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो पूरी दुनिया को जो है। यही तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया में अलाइनमेंट्स चलती हैं। सही, जैसे हम यहाँ उसकी मिसाल थोड़ी सी मैं दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। जी। अब IMF में किसका होल्ड है? IMF में बड़ी जो मालियाती ताकतें हैं, जी। चीन के अलावा अमेरिका अमेरिका सबसे ज्यादा वोट है उसमें। और अब ये है कि वहां से मालियाती निज़ाम दुनिया का तकरीबन वहां से ही तय होता है, उसके असूल और जवाबत, किसको कितना कर्जा देना है। अभी G20 में जो बाइडन अमेरिकी सदर जो हैं, उन्होंने कहा दी ये जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं, IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक, ये उसको तोसी दें अपने उसको, ताकि जो कौमें तरक्की पजीर हैं उनको मजीद डिलीवर किया जा सके। ये तो एक स्टेटमेंट सी है सिर्फ, लेकिन दरअसल वहाँ भी ये है कि ये नेक्सस बने हुए हैं। बड़ी बड़ी कुछ ऐसी आलमी ताकतें हैं जिनके भारत के साथ बाकायदा मफादात हैं जुड़े हुए। उस मफादात के तहत ये सर्द कोल्ड स्टोरेज में रहता है। मियां साहब इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो इसी इशू पर जो है वो मजीद डिस्कशन होगी।
वेलकम बैक। मियां साहब, हम अभी मसले कश्मीर के हवाले से बात कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी दौरे अमेरिका में यकीनन जो है वो इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में इस अहम इशू की तरफ जो है वो पॉइंट्स रेज भी करेंगे कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो अब तुर्किया के सदर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम एहसानमंद भी हैं कि उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में कहा कि ये मसला हल होना चाहिए। ये देखें, ये कामयाब सफारतकारी इसी का नाम है ना। ये आपको अपनी सफारतकारी को तोसी देनी पड़ेगी, एक कश्मीर स्पेसिफिक, इसको मद्देनजर रखते हुए। इसमें चूंकि आपके पास पहली एक फोकियत हासिल है आपको जी भारत के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की सूरत में जी, और उस करारदाद के अलावा मैंने एक दफा आर्टिकल भी लिखा था जी, चंद एक और शिक्के हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की, जिसके तहत फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको ऑथराइज करता है अक़वाम मुत्तहिदा और सपोर्ट भी करता है, और जहाँ जहाँ कोई गासबाना कब्जा है किसी का उसको छुड़वाने के लिए भी वो मुतहरक होता है। अब पाकिस्तान चूंकि एक तसलसल के साथ भारत के, चूंकि प्रोपगंडा असल में एक और चीज़ है, भारत की जो प्रोपगंडा मशीनरी है, एक तो उसकी हम ख्याल कुव्वतें बहुत हैं जो ताकतवर हैं, फिर उनके साथ मफादात जुड़े हुए हैं, फिर उसकी जो प्रोपगंडा मशीनरी है वो हर वक्त बम्बार्डमेंट करती रहती है, झूठा प्रोपेगेंडा, सारा झूठा प्रोपेगेंडा, बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा। लेकिन आप तो देखें ना, इंडियन क्रॉनिकल, EU इन्फो लैब, ये सारी चीजें लेकिन सर वो जितना मर्जी कर रहे हैं। अब ये देखें कि जो हरदीप वाला हुआ जी, वाकया, ये देखें, उसमें आलमी जो दीगर ममालिक है उन्होंने तनकीद करना शुरू कर। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान इन्हीं टाइमिंग, गुड सेंस ऑफ टाइमिंग के साथ इस फाइट को जारी रखेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम वहां पे इस तस्वाब राय कराने में कामयाब हो सकते हैं। कश्मीरियों को उनका हकूक दिलवाने में। ये आप दुनिया में चौधराहट वाली पॉलिसी ज्यादा देर नहीं चलेगी। नहीं, ज्यादा देर नहीं चलेगी। खालिद क़य्यूम साहब क्या कहें? देखिए कि इसमें ये जो मसले कश्मीर है, ये आप जानते हैं कि बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम का अनफिनिश्ड एजेंडा है। और जब तक मसला, और दूसरी तरफ जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि ये अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल का भी सबसे पुराना एजेंडा आइटम पर सबसे पुराना जो है ये मसला है, हल तलब है, और ये बड़ा एक अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। सही। और जब तक उमर साहब इस खित्ते के अंदर मसले कश्मीर जो है वो हल नहीं होता, उस वक्त तक इस पूरे रीजन के अंदर अमन कायम नहीं हो सकता। और इस रीजन के अंदर अमन को सबसे बड़ा जो खतरा है वो मसले कश्मीर से है, भारत से और है। भारत से खास तौर पर देखिए कि वहां पर की जो इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और 9 लाख भारतीय फौज जो हैं वो वहां पर काबिज हैं। कश्मीरियों का, कश्मीर का मुहासरा किया, मिलिट्री 3-4 लाख वो भी है, और पूरा एक कर्फ्यू का, एक पूरा कश्मीर को एक यरगमाल बनाकर एक जेल की शक्ल जो है आप कह सकते हैं कि वो लेकिन वहां पर मुआसलाती रवाबत जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। हम बहैसियत कौम पाकिस्तानी, चाहे वो बिल्कुल बात दुरुस्त की, कोई भी सियासी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी पाकिस्तान का, चाहे वो बलोचिस्तान का रहने वाला हो, सिंध का हो, KPK से हो, GB से, गिलगित बल्तिस्तान से हो, पंजाब से हो, कश्मीरियों के साथ हम हैं। और लेकिन अब हम निगरान वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका पर बात करें, माशी तौर पर आप जो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मईशत हमारा एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब का ये दौरा अमेरिका जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के एक तरफ तो वो जुमे के रोज़ 22 सितंबर को जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से जब ख़ताब करेंगे तो एक तरफ तो वो यकीनन मसले कश्मीर को जो है वो उजागर करेंगे, पूरी दुनिया के सामने जो है वो पेश करेंगे, और भारत का जो वहाँ जुल्म सितम किए जा रहे हैं और जो स्याह चेहरा है भारत का वो भी बेनकाब करेंगे। जिस तरह कैनेडियन वजीर आजम ने जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जो है वो भारतीय स्याह चेहरा जो है उसको और अब उनके साथ खालिद उनके साथ दीगर ममालिक नकाब किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भारत का ये जो रवैया है और भारत का ये जो काम है, मकरू जो चेहरा है उस पर जो है वो पूरी दुनिया की तरफ से जो है वो मजम्मत आ रही है। तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि भारत का जो जुल्म सितम है
कश्मीर के अंदर और ख़ास तौर पर भारत के अंदर अक़लीतों पर जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब पाकिस्तान का केस यूएनओ की जनरल असम्बली के इजलास में जो है वो पेश करेंगे, उठाएंगे, तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो बड़े होंगे, बड़े मस्बत होंगे, हर जगह जो है इसका असर आएगा। और इसके साथ जो है जी खालिद साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, दहशत गर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान की कुर्बानी है उस पर भी डिस्कशन होगी और अफगानिस्तान पर भी। देखिए, इस दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान जिन मसाइल से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर जो क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान को जो है वो मसाइल का सामना है, इन मामलात को भी जो है वो उठाएंगे। और इसके साथ इस पूरे रीजन के अंदर, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर जो अमन का मामला है और अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं और इस पूरे रीजन के अंदर जो पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अमन के हवाले से और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जो कुर्बानियां हैं उनको भी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान उठाएंगे। आप जानते हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान तवील तरीन जंग लड़ रहा है और इस जंग में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो है वो कुर्बानियां दी गई हैं और 150 अरब डॉलर का जो है वो हमारी जो इकानमी है, जो मेशत है, उसको इस जंग से नुकसान पहुंचा है और 36 लाख जो हैं वो इस जंग से जो घराने हैं, जो लोग हैं वो बेघर हुए हैं। और सबसे बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में जो कीमत पूरी दुनिया में अदा की है वो पाकिस्तान ने अदा की है। और अब पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के लिए भी जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। इन तमाम मामलात को जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ उठाएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए जो मौके पैदा किए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर गल्फ और दीगर ममालिक से जो सरमायाकारी आ रही है, इसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों को भी पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आमादा करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह बात कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है और निगरान वज़ीर आज़म मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो बिल्कुल इन एक तरफ तो जो पाकिस्तान जिन मसाइल को फेस कर रहा है, अफगानिस्तान के इशू पर भी बात की जाएगी, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उस पर भी जो कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी है बात करेंगे, और जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी है बिजनेस के हवाले से, क्योंकि SIFC आपको तो ऐसा बड़ा अच्छा पता है, उसके हवाले से भी आगाह करेंगे वहाँ। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी टीम इस वक्त उनके पास जो सफारती है वो तजारती मैटर्स को भी समझती है। खुद भी अनवारुल हक काकड़ जो है वो काफी डायनेमिक है और इसलिए, और चूंकि प्रॉपर ब्रीफिंग भी लेके गए हैं, वो पाकिस्तान के लिए जितने मौके जहां जहां मुयसर हैं उसके मुताबिक वो मुलाकातें भी करेंगे। और इन मुलाकातों में अक्सर होता है कि आपको नए मौके मिल जाते हैं जी, आने वाले ओपनिंग्स मिल जाती हैं, नए विस्टास खुल जाते हैं कि जिसमें नए रास्ते खुल जाते हैं सर, कि हम ये कारोबार कर सकते हैं, आपके साथ तजारत का हुजूम बढ़ा लेते हैं जी। तो इस हवाले से ये बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, बड़ी इसकी अहमियत है सफारतकारी के लिहाज से, इक्तसादी प्रोस्पेक्ट्स के लिहाज से, और पाकिस्तान का कश्मीर को पर मौका बयान करने के हवाले से, और पाकिस्तान की कुर्बानियों को जी हाईलाइट करने के हवाले। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क़य्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जो है वो निगरान वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका, उस पर डिस्कशन जो है वो जारी रही, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अली मुस्लिम साई साहब मौजूद होंगे, उनसे महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से बात करेंगे। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें मोहब्बत, अमन और सलामती की बात।
सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय, उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ पीटीवी होम। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। जी वेलकम बैक। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब ने पुराना डिजिटल मोटर जो डिजिटल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया और एक नए सिस्टम को जो है वो मुतारिफ करवा रहे हैं, SQL। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साई साहब। अली साई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साई साहब, ये क्या नया सिस्टम आ रहा है, ये जो SQL है, इसके ज़रिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल किस तरीके से होगा? उमर साहब देखें, पिछले तकरीबन 10-15 साल से एक एवरेज देखें तो 15 से 20 लाख व्हीकल्स जो हैं वो बाइक से लेके कमर्शियल गाड़ियों तक रजिस्टर्ड होती हैं हर साल। 15 से 20 लाख 20 लाख लाहौर इसमें समेत पूरे मोटरसाइकिल पंजाब में बाइक से लेके कमर्शियल गाड़ियों तक, बड़ी गाड़ियों तक जितना भी डाटा होता है वो हर साल तकरीबन इतनी गाड़ियाँ और बाइक से रजिस्टर्ड होती हैं। तो जो एक्साइज के पास इस वक्त डाटा है उसमें 2 करोड़ 30 लाख से ज़ायद व्हीकल्स का डाटा उनके पास मौजूद है। और इसमें व्हीकल्स ही नहीं, इसमें जितने भी ऑनर्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, ID कार्ड से लेके मोबाइल नंबर, एड्रेसेस और ट्रांजैक्शंस। उसमें आप टैक्स पेयर हैं या नॉन। वो तो एक सिस्टम आया था, आई थिंक वो नादरा वाला जो चिप का, वो ये उसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है सारा? नहीं, अभी ये सिस्टम इनका अपना है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाटा बेस्ड इनका सिस्टम था। इसमें मसला ये था कि 2005 में लॉन्च किया गया और इतना बड़ा ये डाटा बेस हो गया कि इसमें हैकिंग होनी शुरू हो गई, चीज़ें लीक होनी शुरू हो गई और एक्साइज के अपने ही लोगों के पासवर्ड्स जो थे वो मिसयूज़ होते थे। गाड़ियों के जो मेकर चेंज कर दिया जाता था, यानी उसमें पता भी नहीं चलता था कि एक्साइज के मुलाजमीन की मिली भगत से रातों रात बहुत सारी गाड़ियों का। ये तो लीकेजेस की बात करें अली साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जो आम नाजरीन हैं जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन अब किस तरीके से करवाएंगे? अच्छा, वही बता रहा हूँ आपको। SQL सिस्टम पे जाएंगे तो एक तो लीकेजेस खत्म हो जाएंगी, सही। दूसरा जिसको पासवर्ड या जिसका वो जनरेट होगा वही इस्तेमाल करेगा, दूसरे सिस्टम पे इस्तेमाल हो ही नहीं सकेगा। एक ही सिस्टम पे हाँ, एक ही सिस्टम। और ये सिस्टम लाइव होगा, इसमें आपका डाटा जो है वो ज़्यादा महफूज होगा, उसमें उस तरह लीकेजेस नहीं होंगी। एक्साइज हुकाम की जानब से 7 सितंबर को इसको आर्जी तौर पे अपने इन हाउस चेक किया गया था, 11 को लॉन्च किया गया था। इसमें बहुत सारे बग्स आए
अभी भी इस पे काम हो रहा है, चूंकि बहुत बड़ा डेटाबेस है तो इसको और पूरे पंजाब के लिए? पूरे पंजाब के लिए है। और इसमें इसका अगला जो फेज़ है, इसका फ़ायदा ये होने जा रहा है कि एक्साइज की जानब से आपको पहले गाड़ी रजिस्टर्ड करानी होती थी, ट्रांसफ़र करानी होती थी, टोकन टैक्स की पेमेंट होती थी, या दूसर जितनी भी मोटर के मतलब टैक्सेशन थी वो आपको दफ्तरों में जाके करना पड़ती थी। अब जिस तरह आप वहाँ पे जाते थे, आपको पता है एजेंट माफिया वहाँ पे होता जी, था, वो बाहर बैठे बहुत होते सारी चीज़ें आपकी वो गलत तरीके से करवा लेते थे, आपसे पैसे भी ले लेते थे, पर बाद में पता चलता था कि आपके टोकन टैक्स की जो आपको स्लिप दी गई है वो बोगस है और खुद ही से उन्होंने जनरेट करके दे दिया। अब ये सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब एक तो एक्साइज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर तक वो आपको सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए ऐप भी बनाई जा रही है, एक्साइज डोर स्टेप। एक्साइज डोर स्टेप, ठीक है, यानी आपके वो घर कब तक आ जाएगी? वो ये जब सिस्टम प्रॉपरली रनिंग में आ जाएगा, चूंकि अभी तो नया सिस्टम है और बहुत बड़ा ये सिस्टम है, अभी इसकी लॉन्चिंग है, अब कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है पंजाब भर में। पहले 3-4 दिन तो बड़ा डाउन रहा और बहुत थोड़ी ट्रांजैक्शन थी, लेकिन अब ये है कि 5 से 7 हज़ार ट्रांजैक्शन जो है वो डेली हो रही है। 5 से 7 हज़ार रोजाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन हो रही, ट्रांसफर, टोकन गाड़ियों से मुराद मोटरसाइकिलें भी शामिल सारी है? इसमें व्हीकल्स की जितनी भी हैं, तो वो अब ये करने जा रहे हैं कि एक तो आपके घर तक इनका नुमाइंदा आएगा। ये सिस्टम इन्होंने ये जो एसक्यूएल जैसे ही कंप्लीटली रनिंग में आ जाता है तो फिर ये आपको एक सहूलत दे रहे हैं। सिर्फ लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 बाइक्स हैं, 2 गाड़ियां हैं। आपका वो जो ऐप सिस्टम होगा उसके ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेंगे, इनका नुमाइंदा आपके घर तक आ जाएगा, आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड करेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करेगा और उसको दफ्तर ले जाएगा, वहाँ से पूरी मुकम्मल करके वापस आपके घर में आएगा। तो आपकी गाड़ी की फ़िज़िकल इंस्पेक्शन जो आम सार्फिन को या आम शहरियों को नहीं पता कि जब गाड़ी आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं या ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो आप देखते हैं कई माह आपकी गाड़ी का कार्ड जो है वो आपके घर में नहीं आता। तो यानी महकमा एक्साइज का जो है रिप्रेजेंटेटिव हाँ वो जी, आप उनका घर आएगा? हाँ जी, जिस तरह हम लोग जाते थे गाड़ी रजिस्टर्ड कराने के लिए, अब एक्साइज का नुमाइंदा जो है वो आपके ये तो घर सही से आएगा। बड़ी, लेकिन ये बहुत लेट्स अच्छी सपोज बात करें राजनपुर है, राजनपुर, खुशाब, या ये सारों को इंक्लूड है या अभी पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ लाहौर में है? उमर भाई, अभी पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ लाहौर में है। चूंकि आपको मैं एक और बात बता दूं कि जितनी भी पंजाब में गाड़ियों के हवाले से ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें तकरीबन 40 से 50% लाहौर का हिस्सा होता है, ठीक है। हमेशा ही शुरू से लेके, जी। चाहे वो मैनुअल सिस्टम चल रहा था या पिछले 3-4 साल से ये IT बेस्ड चीज़ें हुई थी और ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र हो गई या नंबर लाहौर से ही होता है, लगता नंबर है, वो बिल्कुल ठीक है। अब तो यूनिवर्सल हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादातर लाहौर की होती ठीक है, सही। तो इसलिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लाहौर में शुरू किया गया है और ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएंगे लाहौर में एक्साइज की व्हीकल्स के शहरियों के घरों तक आई होंगी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यानी अगर ये सबसे बड़ा मसला था कि गाड़ी जब आपकी नई रजिस्टर्ड होती है तो आपको दफ्तर जाना पड़ता था, बायोमेट्रिक करवानी पड़ती थी। अब एक्साइज के नुमाइंदे के पास जो ऐप बना रहे हैं, जो DG एक्साइज से मेरी उस दिन उनका इंटरव्यू भी किया, तो वो कह रहे थे जी कि इसमें एक तो मोटर के हवाले से तमाम सहूलियात मैसर होंगी, टोकन टैक्स की अदायगी, न्यू रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफ़र, लेकिन इसके साथ साथ फिर जो हमारा नुमाइंदा उनके घर तक जाएगा, किसी शहरी के घर तक, तो गाड़ी चाहे वो भसीन में रहता हो, चाहे वो सुंदर में उसकी रिहाइश हो, चाहे चुंगी अमृतसर हो या शादरा, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है वो आपके पास पहुंचेगा। अच्छा। और इसमें जो डायरेक्टर हैं इस वक्त एक्साइज के, जो मोटर ब्रांच को डील कर रहे हैं, वो इस हवाले से बड़े कंसर्न है और उन्होंने पिछले साल जो आपको सड़कों पे नाके नज़र आ रहे थे और बड़ा क्रैकडाउन नज़र आ रहा था, वो उसी को लीड कर रहे थे चौधरी आसफ, वो इसमें बड़े कंसर्न है और वो मेरा ख्याल है इस पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो आपको इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स की सहूलत भी उस ऐप के जरिए दी जाएगी कि आप मौके पे कर सकते हैं। प्रोफेशनल टैक्स के हवाले से सही से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तो पहले तो एक मिनट उस बात पर आते हैं कि लोग जो हैं वो ये एक्साइज के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी सहूलत है। वो किस तरीके से लोग राब्ता करें, जो देख रहे हैं उन्होंने क्या करना है वो बता दें। ये जो ऐप के हवाले से आपको बताया कि एक्साइज डोर स्टेप ऐप जो है वो अभी एक्साइज डोर स्टेप ऐप अभी आने वाले दिनों में ये इसके तैयारी के मराहल में है, हतमी मराहल में समरी भिजवा दी गई है। अप्रॉक्सीमेटली कब तक हो जाएगा? ये इसी माह के आखिर तक हो जाएगी। ठीक है। इसको फिर आप वो प्ले स्टोर पे दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लें, आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इस पर अपॉइंटमेंट लेंगे, वो अपने बंदे का नाम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, उसका डाटा आ जाएगा सारा के कितनी देर में आ जाएगा, फलां उसके पास बाइक है। पहले सुबह सुबह साई साहब आप खुशखबरी सुना रहे हैं। नहीं ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है ना कि आपको पता है माफियाज, वो जो हम रोज़ाना बात करते हैं हर जगह पे कि माफियाज हैं, अभी तक ये जो सिस्टम लॉन्च किया है इसको प्रॉपरली जो रनिंग कंडीशन में इसलिए नहीं आने दिया जा रहा कि
आपको मैं यही बताने जा रहा था कि पहले आप जाते थे, आप जाकर पेमेंट करते थे एक्साइज के काउंटर्स पे, वो सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। अब पेमेंट आपकी जो भी होगी वो ऑनलाइन ही होगी। ठीक है, आपको यानी अब आप वैसे नहीं जमा करा आप वैसे एक्साइज के दफ्तर में पैसे ही नहीं जमा करवाएंगे, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। तो जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल बात है कि वो जो रोज़ाना 100-200 क्लाइंट उनके पास आता था, जब अब वैसे भी यानी करप्शन खत्म हो जाएगी साहब? करप्शन इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चूँकि 2-3 साल पहले जब एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफ़र पे बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू किया था तो तब भी एक्साइज मुलाजमीन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे जी कि ये सिस्टम तो नहीं चलेगा, लेकिन ये इतनी शफाफियत से चला कि आपके जो वो लीगल केसेस आते थे कि गाड़ी जाली ट्रांसफ़र हो गई, पता ही नहीं मेरी गाड़ी तो मेरे घर में खड़ी है, किसी ने ट्रांसफ़र करा ली, तो वो वाले केसेस जो हैं वो अब ना होने के बराबर हैं। तब भी एक्साइज के वो लोग जो उस दफ्तर में बैठते थे उनको बड़ा इशू था, चूँकि उनकी क्लाइंटेज कम हो जानी थी, वो हज़ारों की तादाद में रोज़ाना गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती थी। सही। तो अब आप ऑनलाइन कर सकते थे। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन जो थी इसकी पेमेंट भी आप दफ्तर में जा करते थे, आपको दफ्तर जाना पड़ता था और बायोमेट्रिक भी करवानी पड़ती थी। सही साहब, ये बहुत बड़ी सहूलत है क्योंकि आज के दौर में एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी जानिब अगर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव खुद आपके पास आ जाए और ये जो है वो रजिस्ट्रेशन कर ले तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन अभी आप बात कर रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से, कोई ऐसी, क्योंकि टैक्स देने तो वो आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में भी ई पे की सहूलत दी गई है। पिछले तकरीबन जब से कोविड स्टार्ट हुआ था तब आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो दफातर बंद हो गए थे और बहुत सारी चीज़ें IT बेस्ड हो गई थी। तो एक्साइज ने तब एक सहूलत दी थी कि अगर आप इसको ऑनलाइन पे करना चाहते हैं ई पे के थ्रू तो वो वहीं से आप जाके पे करें। उसमें एक और भी सहूलत है कि आपको फ़र्ज़ करें अगर रिबेट पीरियड में 5% या 10% सहूलत मिल रही है तो 5% ई पे इजाफी मिल जाती है, चाहे वो आप मोटर टैक्स की पेमेंट 15% हो जाती है, तो 15% आपकी पेमेंट रियायत हो जाती है। वो किस तरह करनी है अगर किसी ने अभी कोई करना चाह रहा है तो? कोई भी तो अपना वो प्रॉपर्टी नंबर डालें, वो ऐप के जरिए जाते हैं ई पे तो इनको पे पहले तो डाउनलोड करें ना वो तो आपको पता है पंजाब की जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ई पे के जरिए ही हो रही हैं, तो वो जितनी भी टैक्सेस के हवाले से तो उसमें तो शहरियों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। तो एक्साइज का भी इसमें है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स पे चले जाएं या मोटर व्हीकल टैक्स पे चले जाएं, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं। तो एक्साइज को ये चूँकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा डेटाबेस है, तकरीबन 40 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हर साल टैक्स वसूल किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ लाहौर में नहीं, पंजाब भर में, पंजाब भर में 40 लाख। अब इस साल इन्होंने चूँकि सर्वे किया है पूरे पंजाब का जो 5 साल बाद होता है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स का रेट भी बढ़ता है, प्रॉपर्टीज़ भी इसमें इंक्रीज़ होंगी चूँकि असर नौ सर्वे होगा पूरे पंजाब में। तो अब वो हतमी मराहल में है, तकरीबन 4 से 5 लाख प्रॉपर्टीज़ और ऐड होंगी और आपकी टैक्सेशन भी बढ़ेगी चूँकि महकमा एक्साइज को पिछले साल 40 अरब का टारगेट दिया गया था, इस साल जो है इस माली साल में 45 अरब से ज़ायद का जो टारगेट दिया गया है। तो अब ये सिस्टम जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि महकमा एक्साइज ने अपना पुराना सॉफ्टवेयर ओरेकल ख़त्म करके SQL पे मुंतकिल किया है। SQL एक सॉफ्टवेयर का नाम है, जो एक सॉफ्टवेयर का नाम है और ये कह रहे हैं कि ये लाइव होता है, इसमें सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा महफूज होती हैं। अच्छा, टाइमिंग तो नहीं होती साहिब साहब के इतने बजे से या 24 आवर्स? नहीं, जब ये ऑनलाइन कर देंगे तो ये 24 आवर्स ही होगा। इसके लिए इन्होंने टीम भी हायर कर ली है और वो इनके हेडक्वार्टर में बैठी हुई है और वो इस पे वर्किंग भी कर रही है। लेकिन मसला ये है कि आपके अपने ही लोग इसमें रोड़े अटका रहे हैं और आपकी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 5 से 7 हज़ार पहुँच रही हैं तो मखसूस दफातर में अगर ये सिस्टम नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेस्ट हैं कि वो पेमेंट जो है वो वापस दफ्तर में आए, ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ना हो सके चूँकि उसमें उनके इंटरेस्ट है। शफाफियत को किस हद तक अगर हम ऑनलाइन सिस्टम से देखें तो साहिब साहब ऑब्वियसली अगर 2000 रुपये फीस है या 20,000 है तो उतनी ही सबमिट करानी है उसको। उमर साहब देखिएगा, इंसान जो है वो तो कोई गलती कर सकता है, लेकिन जो मशीन है वो गलती नहीं करती। मशीन जब अगर गलती करेगी तो बहुत बड़ा ब्लंडर करेगी, सॉफ्टवेयर ख़राबी होगी, उसका कैलकुलेटर ख़राब होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसीलिए जो एक्साइज के लोग वो परेशान हैं, उनका कहना है कि पहले देखें जी वो ट्रांसफर, पहले टोकन टैक्स का सारा वो ऑनलाइन पेमेंट कर दी गई कि आप दफ्तर में वसूल नहीं कर सकते, उससे उनकी बड़ी चीखें निकली। चूँकि अगर आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती थी, आपको भी याद होगा, मुझे भी, मैं चूँकि बड़ी अच्छी थी, मैं आपके साथ ही गया था, मुझे तो लाइनें लगी होती थी लंबी टोकन, मैं उसी पर बात कर रहा था, हम इकट्ठे ही गए थे, मुझे तो वो टोकन टैक्स जमा करवाने वालों की लंबी लाइनें लगी होती थी और उसके लिए या आपको सिफारिश चाहिए होती या आपको एजेंट चाहिए होता था।
अच्छा, तो दो एजेंट को चीजों का यानी दोनों अहम चीजें, एक आपकी टाइम की बचत होगी, एक दूसरा जो से कोई सिफारिश नहीं सिस्टम ढूंढनी। सिक्योर हो जाएगा, तीसरा आपके डोर स्टेप पे सर आपको डोर सहूलत स्टेप मिल बहुत जाती है। बड़ी सहूलत की बात और है। ये वो कह रहे हैं जी कि ये अभी तो 5 लोग जो और है सबसे इंपॉर्टेंट अली भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट पे। देखिए ना, आप वहाँ पे जाते हैं, पहले आपको एजेंट रोकता है, फिर आप वहाँ पे जाकर पहले तो छुट्टी लेंगे कारोबार से, मैं एक दिन ऑफिस से। मैं एक दिन एक्साइज के दफ्तर में बैठा था, तो फिजिकल जो इंस्पेक्शन है ये एक बड़ी टिपिकल चीज़ है जो आम शहरियों को नहीं पता। सर और बहुत सारे जो मैं आपको बता रहा था, इसमें बात ये है कि आप गाड़ी रजिस्टर्ड करा लेते हैं या ट्रांसफ़र करा लेते हैं, आप कहते हैं मेरा तो काम मुकम्मल हो गया, मेरा जो कार्ड है गाड़ी का या बाइक का वो घर आ जाएगा। फिर आप सोचते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने गुजर गए, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं आया। तो उसमें एक फेज़ रह गया होता है फिजिकल इंस्पेक्शन का। तो मैं एक्साइज डायरेक्टर के पास बैठा था, तो उनके पास एक बंदा आ गया, उसने कहा मेरे वाला साहब भी बीमार हैं। सुबह 10 बजे का इंस्पेक्टर साहब ने टाइम दिया है, मैं 9:45 का गाड़ी लेके यहाँ पे बैठा हूँ, 4 बज गए हैं, अभी तक इंस्पेक्टर साहब पूरा को दिन ज़ाया हो गया। पूरा दिन ज़ाया हो गया। और इंस्पेक्टर साहब को कहा है कि सर आके गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लें, तो कहते हैं अब 4 बज गए हैं, धूप बड़ी है, मैं नहीं आ सकता। तो ये सारी चीज़ें जब आपके डोर स्टेप में मौजूद होंगी, आप वो जो नुमाइंदा आएगा वो आपकी गाड़ी की तस्वीरें भी बना लेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन कर लेगा, आपको PSID जनरेट कर देगा कि आप किसी भी जो वाया है इसके ज़रिए पेमेंट कर लें, तो आपके घर बैठे बैठे गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी। ट्रांसफ़र तो पहले ही हो रही है, टोकन टैक्स की पेमेंट भी हो रही है, देखिए साहब सब टाइम तो की बायोमेट्रिक भी आपको वहीं पे करवा देगा, आपको नादरा के सहूलत मरकज़ में भी नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी सहूलत है अगर इसको प्रॉपरली चलने दिया आपको जाए। लगता है आप तो बीट रिपोर्टर नहीं भी नहीं, हैं, हर जो गवर्नमेंट स्टेट जो करना चाहती है वो हो जाता है, और आपको ये लगता है ये हो करेगी? ये होगा, हो जाएगा, बल्कि हो गया है। इसमें तो अब थोड़ी थोड़ी कोई बग्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सिस्टम बिल्कुल प्रॉपरली रनिंग में आ जाएगा। आजकल में 2-3 लोग जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे जो जानबूझ के इसको ख़राब कर रहे थे। DG साहब इस पे एक्शन ले रहे हैं। आप पहले ही बता रहे हैं कि लेटर तैयार काम पड़े खराब ना करें वरना आप सस्पेंड हो नहीं, जाए। लेटर तैयार पड़े हैं जिन्होंने ख़राब किया, जिन्होंने कोशिश किया कि आपको नाम भी पता होंगे सही से, मुझे अंदाजा है वो आपकी बिल्कुल रिपोर्टिंग मुझे का। पता है सारा, लेकिन वो जिन लोगों ने गलत ब्रीफिंग दी जानबूझ के वजीर आला पंजाब निगरान जो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब बड़े एफिशिएंट और बड़े एनर्जेटिक है, आपको वो पता जिस है काम की थाम ले वो फिर करके नहीं, वो आपको पता है वो IT को बड़ा पसंद करता है, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी कोई नहीं जानता, बंदा बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। पसंद करता, तो वो इसीलिए उन्हीं का विजन है, वो इसी तरह चीज़ों को शिफ्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों को अच्छी सहूलियात फराहम की जाएँ। आपके जब आपके घर पे आके गाड़ी रजिस्टर्ड होगी या ट्रांसफ़र होगी, तो वो जो लीगल रोज़ाना की बुनियाद पे केसेस आते थे और हज़ारों की तादाद में हर साल में कम से कम 10 से 15 हज़ार गाड़ियाँ जाली ट्रांसफ़र हो जाती जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहिब साहब, और बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। और निगरान वजीर आला पंजाब, जब हम सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की बात करते हैं तो हमें पता है कि वो डूअर हैं, जिस काम की ठान लेते हैं वो करके रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आएँ। और इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं हो सकती कि जिस तरह अभी साई साहब भी बता रहे थे कि एक इंस्पेक्टर ने पूरा दिन इंतज़ार करवाया और उसके बाद अगले दिन आना पड़ा। तो फिर बात जब आ जाती है काम करने के हवाले से, तो जब जितना दौर भी जो है वो मौजूदा जिद्दत का दौर आ चुका है, डिजिटल दौर है, एक बहुत बड़ी सहूलत है जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से पंजाब के लोगों को जो है वो दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।